हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर में हम जो है BPCE 014 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। हम जो है इसमें ब्लॉक 1 में इस क्लिप को जो है पूरे ब्लॉक 1 में जितने भी यूनिट है उसमें हम इस क्लिप को डालेंगे, जिससे कि आप अवेयर रहें कि ये ब्लॉक 1 का है। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सारे यूनिट में उसको भी हम साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन को पास करने के बाद हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको रिटन या स्पोकन में उतना अच्छा नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमें वर्ड को कॉन्टेक्सचुअली यूज़ करना नहीं आता। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कॉन्टेक्सचुअली उसको एक्सप्लेन किया जाए जितना हमें जानकारी है। बाकी आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के जो है अगर कोलैबोरेट करेंगे तो वो और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये ब्लॉक 1 का जो साइकोपैथोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। हाय, वेलकम ऑन दिस चैनल। तो अब जो है हम यूनिट 2 करने जा रहे हैं। यूनिट 2 का ये पार्ट 1 है। ब्लॉक 1 में आपका BPCE का जो साइकोपैथोलॉजी है, इसमें हम जानेंगे कि DSM-4 जो है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में कि DSM-4 क्या होते हैं, और साथ में डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन क्या है। डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी रोग का निदान कैसे होगा, उपचार कैसे होगा, तो उसके बारे में वर्गीकरण कर रखा है। इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम आपको 2.0 इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, और 2.2 में जो क्लासिफिकेशन इन साइकोपैथोलॉजी है इसमें 2.2.1 में पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे, और 2.2.3 में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका वो है इंट्रोडक्शन में 2.0 में। तो इन द लास्ट यूनिट वी हैड स्टडीड द मीनिंग ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वेरियस अल्टरनेटिव व्यूज ऑफ नॉर्मेलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस एंड द फिनोमिना ऑफ साइकोपैथोलॉजी। कहते हैं पिछले के यूनिट में हमने जो है वो नॉर्मेलिटी का मीनिंग के बारे में अध्ययन किए और अनेक प्रकार के जो वैकल्पिक विचार हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर उनको देखे, साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ को देखे, मेंटल इलनेस को देखे, और साथ में साइकोपैथोलॉजी की क्या घटनाएं होती है, फिनोमिना क्या होते हैं उसके बारे में देखे। इसमें नेक्स्ट दे रखे इन दिस यूनिट वी विल डिस्क्राइब हाउ टू क्लासीफाई मेंटल डिसऑर्डर। कहते हैं इस यूनिट में हम क्या करेंगे, मेंटल डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में क्लासीफाई करेंगे, एंड टीच यू द क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स विच इज़ ए पार्ट ऑफ अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। और साथ में आपको हम डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल जो मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर है उनके वर्गीकरण के बारे में सिखाएंगे, जो कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का एक हिस्सा है। मतलब अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जो है इन्होंने डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो डिसऑर्डर है उनको इन्होंने वर्गीकरण किया था। वी विल फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हम क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसके पर्पस को जानेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे, और साथ में क्लासिफिकेशन के कितने प्रकार होते हैं उनको जानेंगे, एंड देन डिस्क्राइब द मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम इन यूज़। और तब यह भी डिस्क्राइब करेंगे कि इनमें से कितने ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो आज प्रयोग में हैं। नेक्स्ट द यूनिट वुड डिस्क्राइब द DSM-4 क्लासिफिकेशन डिटेल। आगे क्या करेंगे, तो इसी यूनिट में जो है हम DSM जो 4 है इनको हम डिटेल में क्लासिफिकेशन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इसके फीचर के बारे में जानेंगे, एंड मल्टी एक्सियल अप्रोच, और इसके कितने सारे और अप्रोच हैं उनके बारे में जानेंगे, एंड वी विल डिस्क्राइब द मेजर डायग्नोस्टिक कैटेगरीज, और अलग अलग जो रोग को लक्षण है या उनको जो निपटारा या निदान करने के जो तरीके हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, एंड द सिम्टम्स एंड फैक्टर्स रेलिवेंट टू पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स, और ऐसे कौन से लक्षण या कारक हैं जो खास डिसऑर्डर के लिए रेलिवेंट हैं उनके बारे में जानेंगे। Lastly, we would evaluate the DSM classification and also discuss its major advantages and disadvantages। और अंत में हम क्या करेंगे, DSM क्लासिफिकेशन को इवेल्युएट करेंगे, साथ में इसके मेजर जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि इन
यूनिट को करने के बाद आप किस चीज़ के योग्य हो पाएंगे? तो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को करने के बाद आप किस चीज़ के एबल हो पाएंगे? तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के उद्देश्य को आप समझ पाएंगे। इसके बाद है नो द मेजर क्लासिफिकेटरी सिस्टम्स यूज्ड इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, और साथ में जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो अलग अलग क्लासिफिकेशन का सिस्टम यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब इन डिटेल DSM-4, कहते हैं डिटेल में DSM-4 को डिस्क्राइब करेंगे, और इसके जो मल्टी एक्सियल जो आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनके बारे में जानेंगे, जिसमें कि मुख्यतः जो है वो डायग्नोस्टिक कैटेगरीज शामिल होंगे। इसके बाद एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, और आधुनिक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनके फ़ायदे या गैरफायदे के बारे में जो है हम एनालाइज कर पाएंगे। अब वो 2.2 में दे रखा है कि क्लासिफिकेशन इन साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी में जो है क्लासिफिकेशन कैसे होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, हमारी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसी है? तो ये क्लासिफिकेशन के ऊपर आधारित है। एवरी कॉमन नाउन सच एज ट्री, चेयर एंड कैट इंडिकेट्स कैटेगरी ऑफ थिंग्स, कहते हैं सभी जो हमारे कॉमन नाउन है जिसको कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि ट्री है, चेयर है और कैट है, यह सभी किसी न किसी चीज़ की कैटेगरी को दर्शाती है। इट इज़ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज ए वाइड रेंज ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमिना एंड एक्सपीरियंसेस विद एन एम टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड देयर प्रिडिक्टिबिलिटी, कहते हैं यह मानव का रवैया होता है जो प्राकृतिक होता है कि वो हर एक चीज़ों को पहचानता है और साथ में उनको अलग अलग करता है, कैटेगराइज करता है, बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उनकी घटनाओं को देख करके उनको अलग अलग करता है और साथ में उनको अनुभव करता है, इस उद्देश्य से कि अपने अंडरस्टैंडिंग को और अपने आने वाली जो भविष्यवाणी है उनको बढ़ा सके। आगे है क्लासिफिकेशन इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑर्डर आउट ऑफ ए मास केओटिक इन्फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? तो अधिक से अधिक जो आपको परेशान करने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब गुथा हुआ इन्फॉर्मेशन है, उनमें से आपको क्या करना है? तो बिल्कुल ऑर्डर में आपको अलग अलग चीज़ों को छांट के अलग कर लेना है और इससे पता लग जाएगा कि कौन चीज़ क्या है। तो वही कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, उसका डेफिनेशन नीचे भी दिए हुए हैं कि इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटेगरीज। कहते हैं एक ऐसा जटिल जो है ये घटना होती है या फिनोमिनन होती है जिसमें जो है कहते हैं जिसके जरिए, या ये भी कह सकते हैं कि जिसके जरिए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को क्या किया जाता है, श्रेणियों में या कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्लासेस में किए जाते हैं, रैंक भी किए जाते हैं, सो एज टू ब्रिंग टुगेदर दोज थिंग्स, जिससे कि उन सभी को एक साथ रखा जाए, दैट मोस्ट रिजेंबल्ड ईच अदर, जो कि एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं, एंड टू सेपरेट दोज दैट डिफर, और जो एक दूसरे से अलग होते हैं उनको अलग रखा जाए। दिस बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी टू कैटेगराइज थिंग्स इज रिफ्लेक्टेड इन डिफाइनिंग द इलनेसेस एज वेल। और यह जो मानव का जो मुख्य ये जो रवैया होता है जिसमें वो चीज़ों को श्रेणियों में रखते हैं, कैटेगराइज करते हैं, यह जो है डिफाइनिंग में भी दिखाई पड़ती है और साथ में इलनेस में भी दिखाई पड़ती है। मतलब जब इंसान बीमार होता है खास करके तब भी दिखाई पड़ता है, और वही दे रखे हैं इस रिफ्लेक्ट डिफाइनिंग द इलनेस एज वेल। ठीक है, तो कहते हैं कि जब आदमी बीमार पड़ता है तो उस समय जो है डिफाइन करके उसकी कैटेगरी को अलग करते हैं। अब आगे चलते हैं 2.2.1 में, जिसका नाम है पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसका आखिर में उद्देश्य क्या होगा? तो देयर आर 3 मेजर पर्पसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। कहते हैं क्लासिफिकेशन का मुख्य जो है वो 3 उद्देश्य है। पहला क्या है? फैसिलिटेट एप्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन की। अगर आपको विस्तृत जानकारी लेनी है तो उनकी सुविधाओं को और बढ़ा देती है। इनेबल कम्युनिकेशन, या हमारी कम्युनिकेशन को और योग्य बना देती है। हेल्प इन प्रेडिक्शन, और भविष्यवाणी करने में क्या करती है, हमें मदद करती है। लेट अस टेक ईच ऑफ दिस एंड एक्सप्लेन, चलो इनमें से सभी को देखते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को और सुगम बना देती है, फैसिलिटेट बना देती है। पहला में यही दे रखा है, टू फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंशन। In psychopathology, comprehension means understanding the nature, causes and courses of an illness and factors influencing them. Psychopathology में comprehension का मतलब होता है
कि कोई भी बीमारी है तो उनका जो समय चल रहा है या उनके क्या कारण है और क्या नेचर है अंडरस्टैंडिंग को करना, उसको समझना, और साथ में ऐसे कारक, उन सभी कारकों का पता लगाना, फैक्टर का पता लगाना जो इन चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। बाय नोइंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, डिटेल्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स आर इजीली अंडरस्टूड। कहते हैं अगर हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक निकाल लें कुछ खास ग्रुप की, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कुछ खास अगर लक्षण निकालने कुछ खास ग्रुप की, तो यह हमें क्या करती है, तो और इनके अगर डिटेल्स निकालने, डिटेल्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स नंबर्स या मेंबर्स के निकालने, तो ये आर इजली अंडरस्टूड, तो इससे आसानी से इसको समझा जा सकता है। आगे सेकंड में दे रखे हैं टू इनेबल कम्युनिकेशन, या क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को जो है वो बढ़ा देते हैं। क्लासिफिकेशन एड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन किससे मदद करती है, तो एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन में मदद करती है। द सिस्टम प्रोवाइड्स ए लैंग्वेज विद विच हेल्थ प्रोफेशनल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहते हैं सिस्टम एक ऐसे लैंग्वेज को तैयार करती है जिसके जरिए जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट करने के लायक हो जाते हैं। इट सर्व्स एज शॉर्ट हैंड फॉर डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट, यह शॉर्ट हैंड भी तैयार करते हैं जिससे किसी ऑब्जेक्ट को की आप वर्णन कर सकते हैं। कंटेंट इन दैम, जो भी ऑब्जेक्ट उनमें दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस कन्वेज ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन 1 or 2 words अबाउट द क्लिनिकल पिक्चर विद विच ए पर्टिकुलर पेशेंट प्रेजेंट्स। कहते हैं डायग्नोसिस में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है 1 या 2 शब्दों में जो है वो दिखाई पड़ती है क्लिनिकल पिक्चर के बारे में, जिससे कि ख़ास पेशेंट जो है जिसके साथ ख़ास पेशेंट दिखाई पड़ते हैं या प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं कि ए डायग्नोसिस ऑफ रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर वुड इंडिकेट दैट द पेशेंट हैज़ हैड एटलीस्ट 2 episodes ऑफ डिप्रेशन। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर हम करंट डिप्रेसिव डायग्नोसिस को देखें डिसऑर्डर की, तो यह दर्शाएगी कि पेशेंट जो है उन्हें कम से कम डिप्रेशन का जो है 2 हिस्सा जो है वो पार कर चुका है। ईच लास्टेड फॉर ए मिनिमम 2 weeks, और हर एक डायग्नोसिस की जो ये जो एपिसोड्स है डिप्रेशन की, उसे कम से कम 2 हफ्ते उसने बिताया है। एंड द एपिसोड्स वर सेपरेटेड बाय सेवरल मंथ्स ऑफ नॉर्मल मूड स्टेट, और नॉर्मल मूड स्टेट के हिसाब से जो है इसी एपिसोड्स को जो है वो कई महीनों तक जो है के द्वारा अलग किया जाता है। एंड द पेशेंट वुड हैव सिम्टम्स सच एज लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्जॉयमेंट, और पेशेंट जो होते हैं उनके जो है कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे उनका मूड अच्छा नहीं होता है, उनकी इंटरेस्ट कमज़ोर होती है, उनके अंदर एन्जॉयमेंट की कमी होती है, और उनकी एनर्जी भी कम होती है, रिड्यूस्ड एनर्जी एंड एक्टिविटी विद डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड एपिटाइट, उनको नींद कम आती है और उनको भूख भी जो है एपिटाइट वो कम लगती है। आगे चलते हैं थर्ड में, हेल्प्स इन प्रिडिक्शन, ये क्या करते हैं, भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। डायग्नोसिस हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या करती है कि प्रोग्नोसिस मतलब आने वाले जो रोग होने वाले हैं उनमें मदद करती है। मैनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव कोर्स एंड आउटकम। कहते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो किसी खास कोर्स या आउटकम से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए द बायपोलर डिसऑर्डर इज़ यूजुअली एपिसोडिक एंड हैज़ गुड आउटकम वाइल द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैव पुअर आउटकम। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए जो बायपोलर डिसऑर्डर होते हैं वो साधारणतः एपिसोडिक होते हैं एंड इसके कुछ अच्छे परिणाम होते हैं, जबकि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं इनके खराब परिणाम होते हैं। आगे दे रखे हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल पर्पसेस क्लासिफिकेशन ऑल्सो सर्व्स स्पेसिफिक पर्पसेस। कहते हैं ये जितने भी पर्पसेस हैं उनसे अलग अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन कुछ खास पर्पस भी देते हैं, जैसे कि एजुकेशनल, क्लिनिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और रिसर्च इत्यादि। रिसर्च हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम, और रिसर्च किसमें मदद करती है कि हाइपोथेसिस और जो आउटकम की प्रिडिक्शन होती है उनकी जनरेशन को समझने में। अब आगे दे रखे हैं आपके टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिजीज़ में भी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, डिजीज़ को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द पर्पस दे सर्व, और इस पे किया जाता है कि किस पर्पस पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं।
दे में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एटियोलॉजी, हम उसे एटियोलॉजी के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके कारण या कॉजेज़, कोर्स के ऊपर या आउटकम के ऊपर, या चौथा सिम्टम लक्षण को देख करके। ठीक है। एनी क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक मेडिकल इलनेसेस शुड आइडियली बी बेस्ड ऑन एटियोलॉजी। कहते हैं जितने भी कोई भी क्लासिफिकेशन अगर होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के, जैसे कि मेडिकल इलनेसेस हैं, तो इन्हें आदर्श रूप से जो है वो एटियोलॉजी के ऊपर जो है रखना चाहिए। एटियोलॉजी मतलब किसी न किसी चीज़ के कारण के ऊपर। But for a large majority of psychological disorder, no distinct cause is known at present, although there are many probabilities for each of them. कहते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उनकी ज़्यादा मेजॉरिटी होने के कारण कोई भी जो है खास कॉज जो है वो इज़ नॉन एट प्रेजेंट, वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़ फॉर ईच ऑफ देम, संभावना तो बहुत बनती है लेकिन कोई एक खास कारण जो है वो नहीं बन पाती है। Hence, the only rational way to classify at present is syndrome based. इसीलिए प्रेजेंट में उसको क्लासीफाई करने का एक ही उचित तरीका है, वह है उसको सिंड्रोम बेस्ड जो है देखा जाए। ए सिंड्रोम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस दैट ऑफ्टन अकर टुगेदर। सिंड्रोम जो है एक सिम्टम्स मतलब लक्षण जो रोग होते हैं या कुछ साइन होते हैं वो उनके साथ दिखाई पड़ते हैं जो कि एक साथ होते हैं, एंड दैट ऑफन अकर एंड विच डिस्क्राइब्स अ रिकॉग्नाइजेबल क्लिनिकल कंडीशन, और जो कि पहचानने योग्य जो क्लिनिकल कंडीशन है उसके बारे में वर्णन करते हैं। दिस अप्रोच ऑफ क्लासिफाइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स इज वेरी सिमिलर टू द हिस्टोरिकल अप्रोच टू क्लासिफाइंग मेडिकल illnesses when etiology of a majority of medical illnesses was still not known. ये जो तरीका है कहते हैं अप्रोच है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लासिफाई करने का क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स के ऊपर, ये बिल्कुल हिस्टोरिकल अप्रोच से मिलते जुलते हैं जिस हिस्टोरिकल अप्रोच में मेडिकल इलनेसेस को क्लासिफाई किए जाते थे। When etiology of a majority of medical illnesses was still not known, जबकि बहुत सारे ऐसे मेडिकल की जो बीमारी होती है उनकी जो मेजॉरिटी होती है वो अभी भी जो है या उसके क्या कारण है वो अभी भी पता नहीं थे। मतलब ये कहते हैं हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बीमारी थी उनके एटियोलॉजी का पता नहीं था, उनके कारण का पता नहीं था, बस उनको प्रिडिक्ट किया जाता था। ठीक है। अब चलते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में 2.2.3 में। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में दे रखे हैं यहाँ पर में कि द अर्लीस्ट records on recognition and classification of mental disorders were found in reference to them in Egypt and India as early as BC 3000। कहते हैं कि सबसे पुराना जो रिकॉर्ड है मेंटल डिसऑर्डर की वर्गीकरण या उनको पहचानने का, इससे जो है वो इजिप्ट और इंडिया के रेफरेंस के अनुसार से पाया गया और ये 3000 BC के आरंभ में पाया गया। By 1500 BC, India had its own classification of mental illness। कहते हैं 1500 वर्ष पहले भारत में जो मानसिक बीमारी थी इनका अपना वर्गीकरण था, ये अपना बीमारी को अलग अलग वर्गों में बांट के रखे थे। एज सीन इन आयुर्वेदा मीनिंग द साइंस ऑफ लाइफ, जैसे कि आयुर्वेदा में देखा गया जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। वेयर स्पॉइलिंग ऑफ ह्यूमर्स, जहाँ पर में ऐसा लगता था कि शरीर का जो रंग है बिल्कुल ख़राब हो रहा है, स्पॉइलिंग ऑफ ह्यूमर्स, और जो इम्पॉर्टेंट जो बॉडी की फ्लूइड है वो भी ख़राब हो रही है जिसको पित्त कहा जाता है। एंड डेमोनिक पोजिशंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेसेस, और ऐसा माना जाता था कि जो शैतान होते हैं, डेमन होते हैं या राक्षस होते हैं वो किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर आ जाते थे जिसके कारण से उनको मेंटल डिजीज़ के बहुत सारे मेंटल इलनेसेस का वो जिम्मेवार होते थे और इन्हीं कारण से उनको ये सब सारी समस्याएं होती थी। 1000 years later, Hippocrates 460 to 337 BC described 6 types of mental disorders। क्या हुआ? कहते हैं कि 460 to 337 के बीच जो है यही BC था, बिफोर क्राइस्ट का टाइम था, जिस समय हिपोक्रेट्स ने क्या किए कि मेंटल डिसऑर्डर के 6 टाइप को वर्णन किए। ही क्लासिफाइड एबनॉर्मल बिहेवियर्स अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, उन्होंने अपनी थ्योरी के अनुसार से जो थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स था उनके अनुसार से जो है एबनॉर्मल बिहेवियर को जो है अलग अलग किए।
विच स्टेट्स दैट इलनेस अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स इन द बॉडी, जो कि यह बताती है कि इलनेस बीमारी क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ह्यूमर की अगर असंतुलन हो जाती है, हमारे अंदर में अगर ह्यूमर जो हम हंसते हैं या अपने आप को अपने रंग में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, उनमें अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो उसके कारण होता है। आगे दे रखे हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिप्पोक्रेट्स द ग्रीक फिजिशियन गैलन डेवलप द सिस्टम फर्दर एंड दिस रिमेंट इन द यूज टिल द 18th सेंचुरी। कहते हैं हिप्पोक्रेट से प्रभावित होकर के ग्रीक के जो चिकित्सक थे जिनका नाम गैलन था, उन्होंने इस सिस्टम को और विकसित किया आगे जा कर के, और यह जो है यूज़ में 18th सेंचुरी तक रहा। In the early years of the 19th century, Philip Penel adopted a descriptive system of classification। कहते हैं 19th सेंचुरी के शुरुआत के वर्षों में फिलिप पेनल ने क्या किया, इस डिस्क्रिप्टिव सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन की उनको अपनाया, इन विच ही डिवाइडेड द मेंटल डिसऑर्डर इनटू 5 ग्रुप, जिसमें उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर को क्या कितने ग्रुप में डिवाइड किए, तो 5 ग्रुप में डिवाइड किए। और मैनिया विदाउट डेलीरियम, मैनिया विद डिलेरियम, मेलनकोलिया, डिमेंशिया और आइडियोसी, इन्होंने इतने तरीके से जो है इसको डिफाइन किए। अभी आपको सारा वर्ड धीरे धीरे आगे जैसे पढ़ते चले जाएंगे सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, द प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इज रूटेड इन ए सिस्टम कंपाइल्ड बाय एमिली क्रैपलिन 1855 to 1926। कहते हैं एमिली क्रैपलिन के द्वारा क्या किया गया, तो आधुनिक जो क्लासिफिकेशन है उन्हें अधिकतर जो है देशों में जो है यूज़ किए जाते थे और एक सिस्टम का एक हिस्सा बन चुके थे, ठीक है। और ये एमिली क्रैपलिन जो है इनका जन्म 1855 में हुआ था, डेथ 1926 में हुई थी। The table of contents of his textbook of psychiatry form the basis of the modern classification। कहते हैं उनकी जो टेक्स्ट बुक है साइकियाट्री के, उनके जो कंटेंट है जो कि आधुनिक जो है क्लासिफिकेशन के आधार पे बनाई गई। He observed that patients whose symptoms had a similar course suffered from the same disease। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर पेशेंट्स को उस एक ही प्रकार की अगर लक्षण दिखाई पड़ती है तो उम्मीद है कि उनको उसी तरह का बीमारी हो, ठीक है। जैसे आजकल कोरोना के लक्षण देख के पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को कोरोना हुआ होगा, लेकिन भले ही वो किसी उनके अंदर वो कोरोना वायरस नहीं हो सकता उनको तकलीफ़ हो, कफ हो, तो ये सब सारी चीज़ें बताई गई है। लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स इन मेंटल हॉस्पिटल्स हेल्प्ड हिम टू डिफरेंशिएट इलनेसेस डेवलपिंग ऑन दिस डिपेंडिंग ऑन देयर कोर्स एंड आउटकम। कहते हैं पेशेंट की जो है मेंटल हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा देर ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है उनको जो है हेल्प किए कि टू डिफरेंशिएट इलनेसेस, कि ऐसे बीमारी को जो है अलग करने की जो कि कोर्स और आउटकम के ऊपर निर्भर होते हैं। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एन आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन हैड बीन लेट डाउन। और कहते हैं 19th सेंचुरी के अंत में एक आधुनिक जो है क्लासिफिकेशन का जो एक आउटकम है उन्हें जो है तैयार किया गया। तो चलिए इस पार्ट ऑफ वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में 2.3 से करेंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम।